हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास 2। क्लास 1 आप हमारे चैनल पे ही सर पढ़ा चुके हैं, वो देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन एंड 69th बीपीएससी एंड ऑल वन डे एग्ज़ाम। तो आज का टॉपिक है कोशिका, जिसमें कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक मृत कोशिका और दूसरी जीवित कोशिका। मृत कोशिका जो है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक, यही एक पर्सन थे जिन्होंने सेल नाम दिया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो जीवन की छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई बोला जाएगा। वहीं साइटोलॉजी क्या हो जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को, जिसमें कोशिका के बारे में जानकारी मिलती है और इसके बारे में कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलेंगे साइटोलॉजी। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो हम बोलेंगे साइटोलॉजी। अब सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाती है? माइकोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिकम। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिकम। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। एंड सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अब कोशिका के सिद्धांत पे आते हैं। तो कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैथियस स्लाइडर ने एंड थियोडर स्वान ने। कब किया था? तो 1838 से 1839। इस सिद्धांत से हमें कोशिका के निर्माण की जानकारी नहीं मिलती है कि कोशिका कैसे बनता है, हमारे शरीर में जो कोशिका है वो कैसे निर्माण होगा, ये किसके थ्योरी से नहीं मिलता। तो मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उससे नहीं मिलता कि कोशिका का निर्माण कैसे होगा। अब कोशिका निर्माण की प्रक्रिया पे आते हैं कि ये किसने दिया था कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो ये रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में पब्लिश किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। हमारे शरीर में जो नई कोशिका बनती है तो वो हमारे शरीर में जो पहले से कोशिका मौजूद होती है उसी के विभाजन से क्या बनेगी? नई कोशिका बनेगी। तो इस तरह कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें हो जाती है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। जो हमारे शरीर में जो पहले से मौजूद कोशिकाएं होती हैं वही डिवाइड होकर नई कोशिका का फॉर्मेशन करती है। फिर कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक जो होता है वो मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर के रूप में होता है। ठीक है, अब आते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, पहली प्रोकैरियोटिक एंड दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में जानते हैं तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है अब्सेंट होता है, जिस कारण से क्रोमेटिन इसमें नहीं बन पाता। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होने के कारण क्या नहीं बन पाता? तो क्रोमेटिन नहीं बन पाता है और केवल डीएनए का सूत्र ही क्रोमोसोम के रूप में पड़ा रहता है और इसमें एकल सूत्री डीएनए पाया जाएगा और अन्य को आवरण इसे घेरे नहीं रहता। फिर केंद्रक जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा। यानी हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता और केंद्रक भी नहीं पाया जाता। और इसका एग्जाम्पल ये प्रोकैरियोटिक टाइप का जो सेल रहेगा वो किस में पाया जाएगा? तो जीवाणु में पाया जाएगा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल में पाया जाएगा। इसमें फिर क्या क्या अब्सेंट रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहेगा, गोल्जी कोशिका अब्सेंट रहेगा, फिर केंद्रक झिल्ली भी अब्सेंट रहता है, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, केंद्रिका भी नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाता। और डीएनए जो होता है वो इसमें एकल सूत्री होता है। और प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होगा इसमें? तो थाइलेकोइड यानी जो बैक्टीरिया होंगे उसमें जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो जिसमें प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल पाए जाते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होगा? तो थाइलेकोइड के द्वारा। और श्वसन जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा।
ठीक है। इसी प्रकार अब हम यूकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। तो इसमें जो होता है दोहरी झिल्ली का जो आवरण होता है वो मौजूद होता है। फिर केंद्रक आवरण से यह घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाएगा। फिर डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से इसमें क्रोमेटिन बनता है। जैसा कि हम देख रहे थे ये सब इसमें नहीं था, एब्सेंट था, ना क्रोमेटिन बन रहा था ना हिस्टोन प्रोटीन बन रहा था, ठीक है। फिर अब आते हैं केंद्रिका भी इसमें प्रेजेंट होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका मौजूद नहीं था। फिर राइबोसोम, इसमें एटीएस टाइप का पाया जाएगा राइबोसोम, लेकिन प्रोकैरियोटिक में हमें कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है वो पाया जाता है 70S टाइप का, ठीक है। फिर डीएनए जो होता है वो पूर्ण विकसित एवं दोहरी सूत्र होगा, जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो था वो एकल सूत्री था, जैसा कि हमने देखा। फिर प्रकाश संश्लेषण इसमें किसके द्वारा होगा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। और श्वसन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और कोशिका विभाजन जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। इस प्रकार हम जैसे इसमें देखें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, उसी प्रकार यूकैरियोटिक में ये सब प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होंगे, और फिर गोल्जी क्वाइल जो होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे। केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल, ये सब जितने भी इसमें एब्सेंट है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।